फ्रांस के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है ये दौरा। यूएई में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात में भारत यूएई संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया रात्रि भोज। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस की मजबूत दोस्ती को सराहा। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक में लिया हिस्सा। व्यापार क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने साझा वक्तव्य में भारत फ्रांस संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। पीएम ने कहा, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का है एक मजबूत स्तंभ। फ्रांस की मशहूर हस्तियों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। उपराज्यपाल ने खुद मौके पर पहुंचकर की राहत अभियान की निगरानी। राहत अभियान में भारतीय सेना भी जोर शोर से जुटी। और आर अश्विन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में पारी और 141 रन से हराया। दूसरी पारी में अश्विन ने झटके 7 विकेट। शतकवीर यशस्वी जायसवाल बने प्लेयर ऑफ द मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। पीएम मोदी फ्रांस की सफल यात्रा संपन्न कर संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी आज यूएई के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की सरजमी पर उतरे और वहां पे उनका वेलकम किया गया। और भारत यूएई दोस्ती को और भी मजबूत करने की दिशा में पीएम के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले पीएम के फ्रांस दौरे पर वहां के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने पेरिस के लॉवरे संग्रहालय में पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। और इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दुनिया को कई उतार चढ़ाव और चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा है, लेकिन फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती बनी रही। पीएम ने कहा कि हम न केवल दोनों देशों के कल्याण में बल्कि विश्व शांति और सुरक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए एक पावर है, एक शक्ति है। और इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने एलसीसी पैलेस पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी सुदृढ़ किया गया। पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करने का गौरव का क्षण बताया। सी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में और भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं।
समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के क्षेत्र में फ्रांस के साथ साझेदारी की अपेक्षा जताई। रक्षा सहयोग को प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मूलभूत स्तंभ बताया। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और नौवहन क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी बात कही। यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव की बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए भारत हर प्रयास करने के लिए तैयार है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बैस्टिल डे पर भारतीय मार्चिंग दस्ते की शिरकत को सराहा। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालना पर जोर दिया और दोनों ही देशों के बीच एक रोड मैप पर काम करने की बात कही। हमारे जो सामरिक हित हैं वो उसका अभिसरण हम इंडो पैसिफिक तक जाता है, क्योंकि हमारे एक ही दृष्टिकोण है इसके बारे में। हम आधिपत्य से लड़ना चाहते हैं। हम हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरी योगदान कर रहे हैं ताकि जो शांति है और सुरक्षा है इस क्षेत्र में बनाई रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की विशेष हस्तियों से भी मुलाकात की, जिसमें फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ लीना नायर, फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस प्रिस्केट और वयोवृद्ध प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक शार्लेट शोपा भी शामिल रहीं। भारत फ्रांस सीईओ सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस के संबंधों में बिजनेस लीडर्स का भी एक बड़ा योगदान रहा है। आपसी विश्वास और करीबी साझेदारी की इस शानदार यात्रा में आप जैसे बिजनेस लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर के हम दोनों देशों की जो यात्रा है उसको गति दें और अधिक सामर्थ्य दें। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान ये तय हुआ है कि दोनों देश मिलकर रिश्तों का नया अध्याय लिखेंगे। तो साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि साथ मिलकर तीसरे देश के लिए रक्षा उत्पादन करेंगे। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश अपनी साझेदारी को भी बढ़ाएंगे। कैमरामैन कृष्ण कुमार राणा के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, पेरिस। और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पीएम मोदी को फ्रांस यात्रा के दौरान अभूतपूर्व ढंग से सम्मानित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए बनी सहमति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने इसके लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों ने सुरक्षा और संप्रभुता के क्षेत्र में सहयोग का एक खाका तैयार किया है। Partnership for security and sovereignty. It takes a very, I would say, comprehensive approach to how India and France
would approach their partnership in the space of security and sovereignty. It doesn't look at individual transactions. It doesn't even look at individual segments of it, but it looks at security in the widest possible perspective, reduces it into what specific things could be achieved by the two countries. विदेश सचिव ने बताया कि विज्ञान, तकनीकी और अकादमिक सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसको लेकर दोनों देशों ने विस्तृत रूपरेखा बनाई है। Science, technology and academic cooperation between research institutions between the two countries, which then again breaks itself down into scientific cooperation, critical technologies, health cooperation, cyber cooperation, digital regulatory framework engagements, cooperation in digital technologies specifically. विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत में भारत फ्रांस साझेदारी के लिए दोनों देशों ने रोड मैप तैयार किया है। If we were to zoom in into the specific key strategic elements of the relationship in Horizon 2047, we also have a roadmap for India-France partnership in the Indo-Pacific, which, as I said, focuses entirely on a set of collaborative engagements that India and France could undertake in the area, in the entire geography of Indo-Pacific moving forward. और कुछ दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कट्टरपंथियों द्वारा इंडियन काउंसलेट की बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी। इसके विरोध में ही, इस आगजनी के विरोध में ही और भारत के समर्थन में आज अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने उसी काउंसलेट के सामने यूनिटी मार्च, एकता मार्च निकाला। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बढ़ेंगे आगे। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने की समय सीमा को 2 सप्ताह और बढ़ा दी है। कमीशन ने राय देने की अंतिम तिथि अब 28 जुलाई तय कर दी है। और अब बात दिल्ली में आई बाढ़ की। यमुना में आई बाढ़ के बाद से दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। लाल किले से लेकर आईटीओ तक, यमुना बाजार, लोहा पुल समेत दिल्ली के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईटीओ सहित विभिन्न जगहों पर यमुना का दौरा किया। दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ विभाग सहित दिल्ली सरकार के अन्य विभाग मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ ही कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 15 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर पानी की तेज धारा बहती हुई दिखाई दी है। हालांकि ये वीडियो कल की है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले में हुई ताजा घटना में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क अवरुद्ध हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना के वीडियो की पुलिस ने भी पुष्टि की है। और पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो गई है। हालांकि राज्य के मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ जिलों के अलग अलग हिस्सों में आज भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।
बारिश के कारण राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिनमें बक्सा, बिश्वनाथ, बोंगाई गांव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, नलबाड़ी, तिनसुकिया, जोरहाट, माजुली, नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर, कोकराझार और नलबाड़ी शामिल हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 67,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं 2770.84 हेक्टेयर फसल क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित है और 49,000 से अधिक मवेशी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं। कल 10 नाव तैनात की गई और 65 लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकाला गया। कल 78 राहत केंद्र खोले गए, जिनमें 59 राहत वितरण केंद्र और 19 राहत शिविर हैं। 24 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस साल अब तक असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है। तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से आज सुबह रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और अब बात आम की। वैसे तो देश भर में तरह तरह के और कई प्रजातियों के आम बाजार में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार यूपी आम महोत्सव में ऐसे भी आम देखने को मिले जिसको देखने के लिए सिर्फ लखनऊ से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से बड़ी संख्या में लोग आए। गजानन और योगीराज आम के नाम की ही तरह ये आम खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं और देखने में भी अपने नामों की ही तरह हैं। राजधानी लखनऊ के पारा रोड पर स्थित योग विहार बाग में सतीश चंद्र शुक्ला द्वारा 170 से भी अधिक प्रजातियों के आम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें हर आम की एक अलग ही खासियत है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में सुरेश चंद्र शुक्ला को आम की बेहतर पैदावारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित भी किया गया और सम्मान पत्र भी दिया गया। और उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कई कदम उठाए गए। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक अलंकार योजना है, जिसका काफी सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए अलंकार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जनपद फतेहपुर में राजकीय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 44 राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया। इन राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य व मूलभूत सुविधाओं के सभी 16 पैरामीटर स्वच्छ पेयजल सुविधा, शौचालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, साइकिल स्टैंड, पुस्तकालय कक्ष, सोलर प्लांट की स्थापना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिव्यांग शौचालय, ग्रुप एडवांसिंग यूनिट आदि से पूरा किया जा रहा है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और पहले से अच्छा भी हो गया है, पेंटिंग भी हुई है और क्लास में मेंटेनेंस भी हुआ है और पेयजल भी हमारे यहाँ अवेलेबल है और शौचालय भी साफ़ सुथरा मिलता है। पहले तो नहीं था बट अब हो गया। यहाँ पर पहले से काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं। पहले मतलब बिल्डिंग थोड़ा ख़राब थी, लेकिन इस टाइम बिल्डिंग का नवीकरण हुआ है और यहाँ पे मतलब बारिश का पानी रोकने की सब अच्छे से व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे जो है पहले से जो है काफ़ी व्यवस्थाएं कराई गई है, डेंटिंग पेंटिंग कराई गई है, ज़मीन में टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं, साफ़ सफाई और अच्छी रहती है, पेयजल की भी व्यवस्था बन गई है हमारे स्कूल में और यहाँ पर जो है सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। फतेहपुर जिला के विद्यालय निरीक्षक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना राजकीय विद्यालयों के जीर्णोद्धार और सुविधाओं की कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इन सभी विद्यालयों में 16 पैरामीटर में आधार पर काम करवाया जा रहा है, जो राजकीय विद्यालयों के लिए एक नया रूप होगा। राजकीय विद्यालयों के पुनरुद्धार, उनके पुनर्निर्माण और जो गैप एनालिसिस है, वहाँ पे जो कमियां हैं उनको पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। 42 राजकीय विद्यालयों को चयनित किया गया है अपने फतेहपुर जनपद से, जिनके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार की प्रक्रिया गतिमान है।
वहीं राजकीय इंटर कॉलेज फतेहपुर के प्रधानाचार्य उदय प्रभात का कहना है कि सरकार की ओर से प्रोजेक्ट अलंकार एक अच्छी योजना है, जिससे विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज में फतेहपुर में प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत बड़ी ही शासन की बहुत ही अच्छी योजना है ये, और इसके अंतर्गत विद्यालय का बहुत काम हुआ। सबसे महत्वपूर्ण काम तो छतों की मरम्मत का हुआ। इसके अलावा फर्श की मरम्मत का काम हुआ, प्रधानाचार्य कक्ष में टाइलिंग का कार्य हुआ, बरामदों में टाइलिंग का कार्य हुआ, और शौचालय की मरम्मत हुई, पेयजल व्यवस्था कराई गई। उत्तर प्रदेश में कई अशासकीय विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ साथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। फतेहपुर से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। खबर खेल जगत से है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत हासिल की। उसने पारी और 141 रन से मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की अच्छी शुरुआत की। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट इतिहास में 23वीं जीत हासिल की है। वेस्टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 429 रन बनाए। टीम इंडिया को 271 रनों की बढ़त हासिल हुई। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 130 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया। भारत ने एशिया के बाहर पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भारत की ओर से आर अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट समेत मैच में कुल 12 विकेट अपने नाम किए। वहीं इस मैच में पदार्पण करने वाले यशस्वी जायसवाल ने 171 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई से त्रिनिदाद में होगा। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।